गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ PL सैनी, टीम बॉटनी CLC सीकर। दोस्तों अपना चल रहा था प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसमें हमने मतलब हार्मोन पढ़ लिए थे सारे के सारे। आज हम बात करते हैं दीप्त कालिता की। दीप्त कालिता फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जब हमने वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को डिस्कस किया था तब हमने एक बात कही थी कि प्रकाश की अवधि जो है वो पादप की वृद्धि को विभेदित करती है। पादप में दो प्रकार की वृद्धि पाई जाती है, एक कायिक होती है और एक जननिक वृद्धि होती है। तो प्रकाश काल का जननिक वृद्धि पर प्रभाव जो है फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है। तो परिभाषा क्या देंगे आप लोग? पादप प्रकाश अवधि का पादप की जननिक वृद्धि पर प्रभाव दीप्त कालिता कहलाता है। दीप्त कालिता कहलाता है। ठीक है, इसकी खोज गार्नर व एलार्ड ने मैरीलैंड मैमथ, ये एक तंबाकू की किस्म है, तंबाकू की किस्म पर प्रयोग कर की तो बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक मैरीलैंड मैमथ प्लांट था, इस पर गार्नर और एलार्ड ने प्रकाश काल का अध्ययन किया था और उसका नाम रखा था फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, अब अगला देखिएगा क्या होता है। दरअसल हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आम जो है ना वो हमें गर्मियों में ही क्यों मिलते हैं, सर्दियों में क्यों नहीं मिलते? हम लोग जो है ना तरबूज जो है वो गर्मियों में ही क्यों बोते हैं, सर्दियों में तरबूज क्यों नहीं खा सकते? ठीक है, किसी भी फल का एक निश्चित सीजन होता है। आपने देखा होगा आजकल तो कई हाइब्रिड वैरायटीज बना ली गई हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था, मूली जो है वो केवल सर्दियों में मिला करती थी, मटर केवल सर्दियों में आया करती थी, गर्मियों में नहीं मिलते थे। आजकल तो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ फ्रोजन मिल जाता है और कुछ जो है वो हाइब्रिड वैरायटीज तैयार कर ली जाती। खैर, लेकिन फिर भी हम लोग ये देखते हैं कि नेचुरली आम हमें जो है ना लगभग अप्रैल से मिलना स्टार्ट होते हैं और जुलाई अगस्त तक मिलते हैं, उसके बाद आम समाप्त हो जाते हैं। होता है ऐसा? तो निश्चित समय काल में ही पुष्पन क्यों होता है? ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? देखिए, प्रकाश काल जो है इसका प्रमुख रीजन है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल इसके अंदर जून जुलाई के अंदर और बाजरा बोते हैं। बाजरा जो है जब दिन की लंबाई ज्यादा होती है, आप सब जानते हो कि जून में दिन सबसे बड़े होते हैं, 21 जून का दिन सबसे बड़ा मानते हैं आप लोग, तो जून में दिन बड़े होते हैं और फिर क्या होता है, दिन छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। हमने बाजरा बोया अभी बड़े दिनों में, जब प्रकाश काल, बड़े दिनों से मतलब है प्रकाश काल जो है वो ज्यादा होता है, लगभग 14 से 15 घंटे का प्रकाश काल रहता है। अब पादप क्या करेगा, उगेगा, बीज उगेगा, फिर उसके बाद में उसकी वृद्धि होगी, धीरे धीरे वो अपना आकार बढ़ाएगा, उसकी जड़, तना और पत्तियां अपना आकार लेना शुरू करेंगी। उसके बाद जैसे ही दिन छोटे होने लगेंगे, कब? अक्टूबर नवंबर में जाते जाते दिन छोटे होने लग जाते हैं, डे लेंथ घट जाती है, उस समय उसके ऊपर भुट्टा आ जाता है। ठीक है, तो दो प्रकार की वृद्धि हो रही है। इसको यदि हम तरीके से देखें तो हम लोग तो के दिमाग में सीधा सा ये रहता है कि पहले पादप ग्रोथ करेगा फिर फल देगा। तो इसका मतलब आप है ना पादप को कभी भी उगा लो, उसके ऊपर कभी भी फल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। दरअसल क्या होता है, प्रकाश काल, एक निश्चित समय का प्रकाश काल पादप में जड़, पत्तियां, तना, इनकी संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे काल के अंदर उसके अंदर पुष्पन आता है। जब दिन छोटे होते हैं या बड़े होते हैं तो उसमें पुष्पन आता है। ठीक है, इस प्रकाश काल के इस प्रभाव को हमने दीप्त कालिता नाम दिया। दीप्त का मतलब है प्रकाश काल और कालिता का मतलब काल, समय। दीप्त का मतलब प्रकाश हो गया और कालिता का मतलब समय।
तो दीप्तकालिता, इसे गार्नर और एलार्ड ने खोजा था मैरीलैंड मैमथ में। ये क्वेश्चन आता है कि मैरीलैंड मैमथ क्या था? ये तंबाकू की एक किस्म है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, प्लांट्स के अंदर बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग होती है। जैसे आप लोगों के पास मक्का का पौधा होता है ना, मक्का में आप पहली पत्ती का सेट है ना, दूसरी पत्ती विकसित होते ही पहली पत्ती का सेट कट कर दो, दूसरी पत्ती तीसरी पत्ती का सेट होते ही दूसरी को कट कर दो, ऐसे केवल एक ही सेट रहने दो पत्ती का, उसके ऊपर भुट्टे नहीं लगेंगे कभी भी। मक्का में भुट्टे बनना जो है पत्तियों की एक निश्चित संख्या के बाद आरंभ होता है, क्योंकि वो इतने प्रकाश काल को ग्रहण कर लेती हैं, उससे जो है ना पुष्पन प्रेरित होता है। तो दीप्तकालिता, प्रकाश काल का पुष्पन पर प्रभाव दीप्तकालिता कहलाता है। गार्नर और एलार्ड ने इसको डिस्कवर किया था। और अब हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रकाश काल के आधार पर, प्रकाश काल के आधार पर पादप तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपके पास लघु दिवसीय पादप, लघु दिवसीय पादप, इनको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, इसमें जरा सा बात पे ध्यान दीजिएगा। लघु दिवसीय पादपों में, शॉर्ट डे प्लांट्स में आपके पास आता है ऐसे पादप, ऐसे पादप जो क्रांतिक काल से, क्रांतिक काल से कम समय के प्रकाश काल में, प्रकाश काल में पुष्पन करते हैं, पुष्पन करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है पादप दीर्घ दिवसीय पादप, दीर्घ दिवसीय पादप, इंग्लिश में बोला जाता है इसको लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। इसको शॉर्ट में आप SDP भी बोल सकते हो और इसको LDP कह सकते हो। परिभाषा क्या दोगे? ऐसे पादप, ऐसे पादप जो क्रांतिक काल से अधिक, क्रांतिक काल से अधिक प्रकाश काल में, प्रकाश काल में पुष्पन दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। एग्जाम्पल है इसका हेनबेन, पालक, मूली। और तीसरा दोस्तों है हमारे पास उदासीन दिवसकालीन पादप, दिवसकालीन पादप, शॉर्ट इंग्लिश में बोला जाता है डे न्यूट्रल प्लांट्स और शॉर्ट में बोलते हैं DNP। ठीक है, परिभाषा क्या दोगे? ऐसे पादप जिन पर, जिनमें कर दो इसको, जिनमें पुष्पन प्रकाश से प्रभावित नहीं होता। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका मिर्च व टमाटर। दोस्तों बात पे ध्यान दीजिएगा, तीन परिभाषाएं आपने लिख ली, मीनिंग की बात करते हैं। देखिए एक समय काल कम से कम, मतलब एक लाइट पीरियड
जिससे कम या जिससे ज्यादा के ऊपर पादप पुष्पन प्रदर्शित करे, क्रांतिक काल के नाम से जाना जाता है। निश्चित नहीं है ये। हमारे पास जैसे सपोज करो एक कंट्रोवर्सी आ जाएगी यहाँ पे एक थोड़ी सी, आपके पास मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, ये वाला प्लांट है ऐसे, और ये दूसरे वाला प्लांट है, ये लीजिएगा इस तरीके से, ये दूसरा प्लांट है, इसको हम ए नाम देते हैं, इसको हम बी नाम देते हैं। देखिए आपने इसको 16 घंटे लाइट में रखा, पुष्पन नहीं हुआ, आपने उसको 14 रखा, नहीं हुआ, 12 नहीं हुआ, 11 नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, और 9 पे पुष्पन हो गया। इस पादप में 9 घंटे में पुष्पन हो गया, ठीक है। दूसरा ये देखो, आपने इसको 6 घंटे में लाइट में रखा, पुष्पन नहीं हुआ, 7 में नहीं हुआ, 8 में हो गया, ठीक है। अब आपके अनुसार ये शॉर्ट डे होना चाहिए, ये लॉन्ग डे होना चाहिए, पर रियल में उल्टा है। ये शॉर्ट डे प्लांट है, ये शॉर्ट डे है, और ये लॉन्ग डे प्लांट है। परिभाषा क्या कह रही है आपको, ये इसके लिए 8 घंटे क्रांतिक काल है, इसके लिए 9 घंटे क्रांतिक काल है। कोई दिक्कत नहीं है, क्रांतिक काल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पादप 16 घंटे पे पुष्पन नहीं कर रहा था। कितने पे कर रहा है ये? 9 घंटे पे पुष्पन कर रहा है। 9 से कम में ये पुष्पन शो करेगा, ज्यादा में नहीं करेगा। परिभाषा क्या कहती है, ऐसे पादप जो क्रांतिक काल से कम समय के प्रकाश काल में पुष्पन करते हैं, इसके लिए क्रांतिक काल 9 घंटे है। 9 के बाद में ये पुष्पन नहीं दर्शाएगा, लेकिन 9 से पहले ये पूर्णतः पुष्पन दर्शाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट डे प्लांट हो गया। आप इसको 1 घंटे से लेकर 9 घंटे तक रखोगे प्रकाश में तो ये पुष्पन करेगा, और 9 से ऊपर कर दिया टाइम तो इसमें पुष्पन नहीं होगा। इसका मतलब क्रांतिक काल से कम के प्रकाश काल में पुष्पन कर रहा है, और इसके लिए क्रांतिक काल 9 घंटे है। मैंने कहा क्रांतिक काल निश्चित नहीं होता, पादप पे निर्भर करता है। इसमें देखो आपने इसको 6 घंटे लाइट में रखा, पुष्पन नहीं हुआ, 7 में रखा, नहीं हुआ, 8 में हो गया। 8 से लेकर ये 24 घंटे की लाइट में पुष्पन शो करेगा। कितना भी टाइम दे दो आप इसको पुष्पन में, पर 8 से कम में नहीं करेगा। इसका मतलब ज्यादा में कर रहा है तो लॉन्ग डे है। लॉन्ग डे की परिभाषा दी, ऐसे पादप जो क्रांतिक काल से अधिक मतलब प्रकाश काल में, समय के प्रकाश काल में पुष्पन दर्शाते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है। जनरली जो सर्दियों में पौधे बोए जाते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, क्योंकि जब सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तब उन पादपों में केवल कायिक वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब जड़, तना, पत्तियां ये बढ़ते रहते हैं, और जैसे ही दिन बड़े होने लगते हैं उसमें पुष्पन हो जाता है। आपने देखा होगा पालक जो होता है ना, पालक में क्या होता है, पत्तियां निकलती रहती हैं, काटते रहो, नया पालक जो है ना, पत्तियां वापस विकसित हो जाती हैं, तो पालक को लगातार काट काट के काम में ले लिया जाता है। पर जैसे ही फरवरी का टाइम आता है, फरवरी के बाद का दिन की लंबाई बढ़ती है, उसके अंदर क्या होता है, एक डंठल निकलता है, उसके ऊपर हरे रंग के फूल से निकलते हैं, हरे रंग के मतलब दाने से लगते हैं, वो उसके पुष्प होते हैं, तो पुष्पन हो जाता है। तो पालक में लॉन्ग डे में पुष्पन हो जाता है, शॉर्ट डे में कायिक अवस्था बनी रहती है, तो लॉन्ग डे हो गया ना। ऐसे ही मूली, सर्दियों के अंदर दिन छोटे होते हैं तब तक तो वो कायिक वृद्धि करती है, जैसे ही होली के आसपास दिन बड़े होते हैं उसमें एक डंठल निकलता है, उसके ऊपर सफेद फूल आते हैं, फलियां लगती हैं, पुष्पन हो गया ना। तो इस कंडीशन में उसमें पुष्पन हो गया। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि दीर्घ दिवसीय पादप जो है लंबे समय में पुष्पन प्रदर्शित करेगा, क्रांतिक काल से ज्यादा के प्रकाश में पुष्पन दर्शाता है, जबकि लघु दिवसीय पादप जो होते हैं वो क्रांतिक काल से कम के प्रकाश काल में पुष्पन दर्शाते हैं। गर्मियों में जो पौधे बोए जाते हैं जैसे बाजरा है, मूंग है, ये क्या होते हैं, दिन की लंबाई ज्यादा होती है तो केवल कायिक वृद्धि करते हैं, और जैसे ही नवंबर के अंदर दिन छोटे होने लगते हैं उसपे भुट्टे बनने लग जाते हैं, फलियां लगने लग जाती है, तो शॉर्ट डे हो गए। तो ये क्राइजेंथेमम जो होता है ना, इसमें सर्दियों में ही पुष्पन आते हैं, बाकी कभी नहीं आते, दिन छोटे होंगे तो ही पुष्पन आएंगे, तो ये है शॉर्ट डे प्लांट। और पालक, मूली, ये जो है ये कैसे होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। और टमाटर और मिर्च मार्केट में एनी टाइम अवेलेबल होता है, इसको कभी भी लगाया जा सकता है, हर मौसम में लग जाता है, हर मौसम में पुष्पन दर्शाता है, तो इस पर प्रकाश काल का प्रभाव नहीं होता। तो ये थी हमारे पास इसकी परिभाषा, लघु दिवसीय, दीर्घ दिवसीय और उदासीन दिवसकालीन पादप। अब दोस्तों ये पॉइंट आपके 12th क्लास के अंदर उसमें भी बड़ा काम आएगा, इकोलॉजी में। अब हमारे पास आती है इसकी फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी मतलब दीप्तकालिता की फिजियोलॉजी क्या है।
देखो क्या होता है, एक पादप है, ये लीजिएगा। इस पादप में पत्तियां जो होती है ना, वो क्या करती हैं, प्रकाशिक संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं। तो इस पत्ती के, ये पत्तियां जो है वो प्रकाश काल को क्या करेंगी, उसकी संवेदनाओं को ग्रहण करेंगी। इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम, और इस फाइटोक्रोम को अपन पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके दो रूप होते हैं, एक को अपन बोलते हैं सुदूर लाल और एक को अपन बोलते हैं लाल। इसको बोलते हैं PFR फॉर रेड, और इसको बोलते हैं रेड। ठीक है जी। तो दो प्रकार होते हैं, इसलिए हम लोग इसको PR के नाम से और दूसरे को अपन PFR के नाम से प्रदर्शित करते हैं। ये लाल प्रकाश को ग्रहण करता है, ये सुदूर लाल प्रकाश को ग्रहण करता है। ठीक है। इसका स्पेक्ट्रम जो है वो 780 नैनोमीटर तक देखा जा सकता है, मतलब काफी लंबा होता है। 780 नैनोमीटर तक, 770 से 780 नैनोमीटर तक जो है ना लाइट का इसका स्पेक्ट्रम होता है। अब दोस्तों जरा सी बात पे ध्यान दीजिएगा, ये फाइटोक्रोम जो है इसके दो प्रारूप हैं और ये दोनों एक दूसरे में अंतः परिवर्तनशील है। दोनों ही एक दूसरे में अंतः परिवर्तनशील है। तो हमने इधर लिखा PR और इधर लिखा हमने PFR। ये फाइटोक्रोम सुदूर लाल और ये फाइटोक्रोम लाल। ये लाल रंग का प्रकाश ग्रहण करके और क्या करता है, लाल प्रकाश ग्रहण करके PFR में बदल जाता है। और ये फार रेड जो होता है ना, ये फार रेड लाइट अवशोषित करके R में बदल जाता है। ठीक है। ये दीर्घ दिवसीय पादपों में, दीर्घ दिवसीय पादपों में पुष्पन को प्रेरित करता है, पुष्पन को प्रेरित करता है तथा शॉर्ट डे में पुष्पन को निरोधित करता है, को निरोधित करता है। तो दिन में क्या होता है, प्रकाश होता है, प्रकाश में लाल रंग का प्रकाश ज्यादा होता है, इसलिए PFR का निर्माण हो जाता है। और PFR का निर्माण होने से क्या हो जाता है, दीर्घ दिवसीय पादपों में तो पुष्पन हो जाएगा, और यदि पादप लघु दिवसीय है तो उसमें पुष्पन नहीं होगा। इधर आ जाओ, ये फार रेड लाइट अवशोषित करके PR बनाता है। ये SDP में, शॉर्ट डे प्लांट में पुष्पन को प्रेरित करता है, परंतु लॉन्ग डे प्लांट्स में पुष्पन पर कोई प्रभाव नहीं रखता, कोई प्रभाव नहीं रखता। उधर वाला तो रोकता है, ये रोकता कुछ नहीं है, बस शॉर्ट डे में पुष्पन को प्रेरित करेगा, लॉन्ग डे में नहीं करेगा। तो ये वाला प्रक्रम बड़ी तेजी से होता है, PR का PFR में परिवर्तन बड़ी तेजी से होता है, लेकिन PFR का PR में परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। ठीक है। इसको अंधेरा चाहिए, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट को अंधेरा ज्यादा चाहिए। अंधेरा ज्यादा बड़ा होगा, जैसे रात बड़ी होगी तो अंधेरा रहेगा, तो PR का निर्माण होगा, और जब प्रकाश होता है तो PFR का निर्माण होता है। ये दोनों फाइटोक्रोम मिलकर एक हार्मोन बनाते हैं, एक हार्मोन के निर्माण को जो है प्रेरित करते हैं। इस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजन, और ये परिकल्पित हार्मोन है, ये एक परिकल्पित हार्मोन है। मतलब हमने इसकी परिकल्पना की है, अभी तक इसको अलग करके, जैसे आपने ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेनिन का पृथक्करण किया था, उसका इसका अभी तक वो नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग इसको एक कल्पना मान लेते हैं कि ये कल्पनाशील हार्मोन है। ये फ्लोरिजन का निर्माण करता है, और ये फ्लोरिजन पुष्प के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है। तो फ्लोरिजन का निर्माण शॉर्ट डे प्लांट में PR की वजह से और लॉन्ग डे प्लांट में PFR की वजह से होता है। ठीक है। तो हमें इसके कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। PR का PFR में परिवर्तन प्रकाश की उपस्थिति में
प्रकाश की उपस्थिति में जल्द हो जाता है, जबकि PFR का PR में परिवर्तन धीमी गति से होता है, अतः SDP को लंबे अंधकाल की आवश्यकता होती है, अंधकाल की आवश्यकता होती है। ये दोस्तों हो गया हमारे पास टोटल कार्यक्रम, बात पूरी हुई यहां पर आकर। ठीक है, तो ये इसकी फिजियोलॉजी होगी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं बहुत अच्छे वाले, आपको याद भी रखने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक बहुत छोटा सा पॉइंट आता है, ऐसा एक डायग्राम दिया देते हैं। यह आपके पास एक दिन की लंबाई है इस तरीके से, और इस दिन की लंबाई में ये वाला है सूर्य का प्रकाश हो गया 6 घंटे आई 6 आवर, और ये अंधेरा है, ये टोटल अंधेरा। ठीक है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब लघु दिवसीय पादप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुष्पन होगा। ये पहला पॉइंट हमारा। दूसरा, यदि इसी पादप को हम लोगों ने रात को हल्का सा, मतलब इस अंधकार को हल्का सा रेड लाइट से और एक छोटी सी इसको चमक दे दी रेड लाइट की, तो अब पुष्पन नहीं होगा, क्योंकि रेड लाइट के अंदर जितना FR बना था वो सारा PR बना था वो सारा FR में बदल गया, और जैसे जैसे वो वापस PR में बदलेगा इतनी देर में क्या होगा, सनलाइट हो गई, तो क्या हो जाएगा, पुष्पन नहीं होगा। तो यदि हम शॉर्ट डे प्लांट के अंधकाल को, सतत अंधकाल को और लाल प्रकाश की एक छोटी सी चमक से क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं, तो पुष्पन नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। अब आपके पास आता है, इसके जस्ट बाद आपने रेड लाइट देने के बाद इसको एक छोटी सी चमक दे दी, किसकी, फार रेड लाइट की दे दी, फार रेड लाइट की। अब पुष्पन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने FR लाइट दी है इसको, तो PR का प्रभाव समाप्त हो जाएगा इससे, और रेड का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पुष्पन हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना। तो दीर्घ दिवसीय पादपों में पुष्पन जो होता है ना, वो क्रांतिक काल से प्रकाश काल अधिक होने पर हो जाता है, चाहे आप उसको टुकड़े टुकड़े में दो और चाहे लगातार दो। दीर्घ दिवसीय की बात कर रहा हूं। दीर्घ दिवसीय पादपों में यदि हम पादप को प्रकाश जो है वो क्रांतिक काल से ज्यादा दे दें, चाहे वो सतत हो और चाहे वो टुकड़े में हो, तो भी पुष्पन हो जाता है। परंतु शॉर्ट डे प्लांट में अंधकाल को यदि टुकड़े में तोड़ दिया जाए और चाहे क्रांतिक काल से कम का प्रकाश काल रहे, लेकिन पुष्पन नहीं होगा। SDP के लिए अंधकाल सतत होना जरूरी है, और लॉन्ग डे के लिए प्रकाश काल जो है ना वो टुकड़े टुकड़े में भी होगा तो भी पुष्पन हो जाएगा। तो ये था हमारे पास जो है ना क्या, दीप्त कालिता। ठीक है, इसके बाद आपकी NCERT का एक डायग्राम है। जैसे आपके पास ये एक प्लांट है, ये लीजिएगा, ये एक प्लांट था, ये एक प्लांट था, और आपने इसको लगातार 18 घंटे अंधेरे में रखा, पुष्पन हो जाएगा। ये पुष्प बन गया। यदि आपने इसके 18 घंटे के प्रकाश को 2 पार्ट्स में बांट दिया, पुष्पन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, 2 पार्ट्स में बांट दोगे तो नहीं होगा। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट होता तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, उसके प्रकाश काल को कितने भी पार्ट में डिवाइड किया जाए। तो दोस्तों ये थी दीप्त कालिता।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है बसंतीकरण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वर्नेलाइजेशन, बसंतीकरण। देखो बसंत का मतलब होता है पुष्प आना, मतलब पुष्प का विकसित होना बसंतीकरण कहलाता है, बसंत ऋतु आना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसकी खोज लाइसेंको द्वारा की गई, लाइसेंको द्वारा खोजा गया। अगला पॉइंट आता है, परिभाषा क्या देंगे, जब जल में भीगे हुए या हुए बीज या नवोद्भिद को कुछ समय के लिए, कुछ समय 4 से 6 सप्ताह के लिए निम्न ताप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रख कर इन्हें सामान्य ताप 20 डिग्री सेल्सियस पर संवर्धित किया जाए, संवर्धित किया जाए तो पादप में पुष्पन जल्दी होता है वह कायिक अवस्था घट जाती, इसे बसंतीकरण कहते हैं, बसंतीकरण कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है हमारे पास इसकी, कि यदि आपने भीगे हुए बीज, अंकुरित बीज या नवोद्भिद, उनको निम्न ताप पे रख दिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे लगभग 1.5 से 2 महीने, मतलब 4 से 6 सप्ताह का मतलब 1.5 महीना होता है, तो लगभग आपने उसको 1.5 से 2 महीने तक निम्न ताप पे रख दिया। अब इसको उगाया सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पे उगाओगे तो उसमें क्या होगा, पादप छोटा रह जाएगा और पुष्प जल्दी आ जाएंगे। इस क्रिया को हमने नाम दिया बसंतीकरण। तो इसका कारण क्या है वो भी साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। शीत प्रभाव से, शीत प्रभाव के कारण एक परिकल्पित हार्मोन वर्नेलिन का निर्माण होता, जो कायिक अवस्था को घटाकर पुष्पन जल्दी प्रेरित कर देता है। ये हो गया हमारे पास इसका टोटल कार्यक्रम। बात भी समझ में आ गई होगी शायद आप लोगों को। ठीक है, तो ये था हमारे पास बसंतीकरण। अब यदि आपने इस पादप को उच्च ताप पर लगा दिया, ठीक है, यदि एक बसंतीकृत पादप को उच्च ताप पर लगा दिया जाए तो
यह पुनः अबसंतीकृत हो जाता है। मतलब यदि आपने इसको ज्यादा उच्च तापमान पे रखा तो ये जो हार्मोन अपन मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं किसका, कौन से की, परिकल्पित हार्मोन की, तो ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है और इसके नष्ट होने के बाद पादप सामान्य पादप की तरह से विकसित हो जाता है। दोस्तों इसका विचार कैसे आया? दरअसल गेहूं की दो किस्में होती हैं, एक शीत किस्म होती है और एक बसंत किस्म होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, शीत किस्म जो होती है ना उसकी और बसंत किस्म की कटाई अलग अलग समय में होती है, ठीक है। तो उसके आधार पे ये आया, मतलब इसमें कश्मीर में एक गेहूं बोया जाता है। वो क्या करते हैं, जैसे ही गेहूं बोया जाता है, जैसे ही वो पादप उगता है उसके ऊपर बर्फबारी हो जाती है, वो उसके अंदर दब जाता है। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, कब, जब मार्च अप्रैल का टाइम आता है तब उसमें से बर्फ पिघलती है, पौधा बाहर निकलता है और उसके ऊपर फूल और फल आते हैं, मतलब गेहूं की बाली विकसित होती है। उसकी उपज अपने सामान्य गेहूं से ज्यादा होती है। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि ऐसा क्या हो जाता है इसमें कि ये जल्दी पुष्पन कर लेता है, लब्धि भी ज्यादा होती। तो उसका रीजन क्या है, ठंडा प्रभाव। तो ये कार्यक्रम उन्होंने लैब में करके देखा, इस तरीके के रिजल्ट्स मिले। तो इसको हम लोग बोलते हैं बसंतीकरण। तो दोस्तों इस बसंतीकरण के आधार पे हमने गेहूं के दो प्रकार बना रखे हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों हमारी बात हो गई अभी प्लांट फिजियोलॉजी में हार्मोन्स की, ठीक है। इथाइलिन, एब्सिसिक अम्ल हमने डिस्कस कर लिए। वृद्धि निरोधक में एब्सिसिक अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आता है दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, और वो है आपका बीज प्रसुप्ति। तो बात पे ध्यान दीजिएगा, बीज प्रसुप्ति, सीड डोरमेंसी, बीज प्रसुप्ति। इसमें देखिएगा क्या होता है। दरअसल बीज जो होते हैं ये बनने के तुरंत बाद अंकुरित होने की क्षमता नहीं रखते, तुरंत अंकुरित नहीं हो पाते। तो बीजों के परिवर्धन के पश्चात वो कुछ समय के लिए अंकुरण योग्य नहीं होते। इस समय काल को प्रसुप्ति काल और इस प्रक्रम को प्रसुप्ति कहा जाता है। तो आपके पास परिभाषा आती है कि बीज निर्माण के पश्चात ये तुरंत अंकुरण योग्य नहीं होते, इस समय काल को प्रसुप्ति काल तथा इस प्रक्रम को प्रसुप्तता कहते हैं। दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये प्रक्रम जो है ना केवल बीजों में ही मिले। पादप के कुछ भाग ऐसे होते हैं जो जमीन में भी पड़े रहते हैं। जैसे आलू जो होता है एक निश्चित समय में जमीन में पड़ा रहेगा, एक शकरकंद जमीन में पड़ा रह सकता है, और प्रतिकूल परिस्थितियां बीतने के बाद जैसे ही अनुकूल समय आता है ये अंकुरित होकर नया पादप बना लेता है। तो एक पादप विशेष जो होता है वो उसका कोई कायिक भाग या उसके बीज कुछ समय तक अपनी उपापचय क्रियाओं को कम कर लेते हैं, ठीक है, और सुप्त हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रसुप्ति कहा जाता है। सामान्यतः ये बीजों में देखने को मिलती है, इसलिए बीज निर्माण के तुरंत पश्चात अंकुरण योग्य नहीं रहते, ठीक है। इन्हें कुछ समय काल की आवश्यकता होती है। इस काल को प्रसुप्ति काल और इस प्रक्रम को प्रसुप्ति कहा जाता है। अब इसका रीजन क्या होता है उसके लिए हम लोग बातचीत कर सकते हैं कि प्रसुप्ति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए प्रसुप्ति, पहला नाम देते हैं अपन कारण। देखिए कारण की यदि आप बात करें तो नंबर 1,
बीज जो होते हैं ना, बीजों के अंदर जल की मात्रा जो होती है ना, शुष्क बीजों में जल की मात्रा लगभग 10 से 15% तक होती है, जबकि अंकुरण के लिए कम से कम अंकुरण हेतु 75 से 90% जल की, अंकुरण हेतु 75 से 90% जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बीज जो होते हैं ना, वो जैसे जैसे परिपक्वन होता है शुष्क होते चले जाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात अगला पॉइंट आता है हमारे पास, इन दूसरा कारण, मतलब पहला कारण तो हो गया आपके पास जल, ये लीजिएगा। दूसरा कारण हम लोग बात करते हैं वृद्धि निरोधकों की उपस्थिति। तो दोस्तों बात पे ध्यान देना जरा सा, काफी अच्छा पॉइंट है। दरअसल क्या होता है, बीज जब परिपक्व होता है तो उस समय उसके अंदर एब्सिसिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, उसकी उपापचयी क्रियाओं को धीमा कर देता है। उपापचयी क्रियाएं धीमी होने के कारण जो है ना, भ्रूणीय कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, और उसके कारण क्या होता है, ऊर्जा वगैरह कम होती है, तो बीज अंकुरित होने की क्षमता नहीं रखता। तो दूसरा रीजन है हमारे पास इसका, वृद्धि निरोधकों की उपस्थिति। लिख लेते हैं, वृद्धि निरोधकों की उपस्थिति, ठीक है। इसमें क्या होगा, शुष्क बीजों में ABA की उच्च मात्रा पाई जाती है, और दोस्तों ये क्या करती है, मतलब बीजों को कि उपापचयी क्रियाओं को घटा देती है। उपापचयी क्रियाएं घटने के फलस्वरूप उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है, और यदि ऊर्जा कम हो गई तो उसके पश्चात क्या होगा, बीज जो है ना, उसको अंकुरण के लिए या कोशिका विभाजन के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उपयुक्त ऊर्जा चाहिए, वो नहीं मिल पाती, और इस दशा में बीज अंकुरण योग्य नहीं रह पाता। तो ऐसे बीज जो है ना, वो सुप्त बने रहते हैं, ABA की मात्रा की वजह से ऐसी कंडीशन होती है। आपने देखा हो तो तरबूज जो होता है ना, उसमें 99% जल होता है, अधिकांश भाग तरबूज का जल से बना होता है, और बीज जो होते हैं ना, वो उसके गुद्दे में दबे रहते हैं, जलीय माध्यम में दबे रहते हैं, अंकुरित नहीं होते। उसका रीजन यही होता है कि तरबूज के गुद्दे के अंदर टमाटर के रस में और जो है ना, वृद्धि निरोधक उपस्थित होते हैं, जो उसके बीज को अंकुरित होने से रोक देते हैं। जैसे ही आप बीज को बाहर निकालकर धोकर डाल देते हो गीली जगह में, बीज अंकुरित हो जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि निरोधक बीजों को अंकुरण के लिए अवरोधित करते हैं या रोकते हैं। तीसरा कारण आता है हमारे पास कठोर बीजावरण। देखिए, एक बीज के ऊपर जो आवरण होता है वो कठोर होता है, और ये कठोर आवरण क्या करता है, भ्रूण के फैलाव को रोक देता है। इससे भ्रूण का विवर्धन, मतलब आकार में बड़ा होना जैसा कार्यक्रम नहीं हो पाता, इसके कारण बीज अंकुरित नहीं हो पाते। तो ये क्या करता है, भ्रूणीय फैलाव को रोकता है, ठीक है। इसी के साथ ये कठोर है, तो ये क्या होगा, जल व वायु के लिए अपारगम्य होगा, और यदि जल व वायु के लिए अपारगम्य हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, भ्रूणीय कोशिकाओं में, जैसा कि अपन ने शुरू में कहा था कि भ्रूणीय कोशिकाओं की अपनी उपापचयी सक्रियता के लिए 75 से 90% जल चाहिए, और ये जल को अंदर नहीं जाने देगा, वायु को अंदर नहीं जाने देगा। उस दशा में क्या होगा, भ्रूण को ना तो उपयुक्त ऊर्जा मिल पाएगी और ना उपयुक्त मात्रा में जल मिल पाएगा कि वो अपना फैलाव कर सके, इसलिए भ्रूण परिवर्धन नहीं हो पाएगा।
तो बीज अंकुरित नहीं होगा। कठोर और अपारगम में बीजावरण होता है, भ्रूणीय फैलाव को रोकता है, इसकी वजह से भी बीज अंकुरित होने में सक्षम नहीं होता। इसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट, पश्च परिपक्वन काल की आवश्यकता। पश्च परिपक्वन काल की आवश्यकता। देखिए कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनका भ्रूण पूरी तरह से विकसित हुए बगैर ही पादप से अलग हो जाता है, और उसका जमीन में जाने के बाद उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं, और वो जो है ना पादप से पृथक होने के बाद अपने भ्रूण का पूर्ण परिवर्तन करता है। तो जब तक भ्रूण पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होगा तब तक क्या होगा, बीज अंकुरित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस ऐसे बीजों में पश्च परिपक्वन काल की आवश्यकता होती है। तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, कुछ पादपों में बीजों में भ्रूण अपरिपक्व होता है, इसे परिपक्वन हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है, अतः ये तुरंत अंकुरित होने में असक्षम होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा अगला एक पॉइंट। बात याद भी रखनी है आपको इसकी कि रियल में क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास मोटे मोटे 4 कारण हैं। नंबर 1, जल की कमी। शुष्क बीजों में जल की मात्रा 10 से 15% होती है, जबकि बीज को अंकुरित होने के लिए 75 से 90% जल की आवश्यकता होती है। दूसरा, बीजावरण कठोर होता है जो वायु और जल दोनों के प्रवेश को रोकता है तथा साथ साथ में भ्रूण के फैलाव को रोक देता है। तीसरा कारण, भ्रूण बीज के अंदर वृद्धि निरोधक उपस्थित होते हैं जो भ्रूण की उपापचय क्रियाओं को कम रखते हैं और कोशिका विभाजन को रोक के रखते हैं, प्रसुप्ति को बनाए रखते हैं। और चौथा कारण है पश्च परिपक्वन काल की आवश्यकता। कुछ बीजों में भ्रूण अपरिपक्व दशा में रहते हैं, जब तक वो पूर्णतया परिपक्व ना हो जाएं तब तक उनका अंकुरण होना संभव नहीं होता। अब दोस्तों अगला पॉइंट आता है हमारे पास कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट आपके पास बीजांकुरण प्रेरण। इसके लिए आप क्या लिखेंगे। नंबर 1, एक नाम आता है खुरचना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है SCARIFICATION, स्कैरिफिकेशन। क्या होता है इसमें, जरा सा इसमें देखते हैं अपन। ठीक है, तो एक मिनट देखिए, हमने कहा कि बीजांकुरण को निरोधित करने वाला एक कारक बीजावरण भी होता है। बीजावरण कठोर और अपारगम्य होता है, तो गैसों का और जल का प्रवेश बीज में नहीं हो पाता। इस दशा में बीज में जल और वायु के प्रवेश को सुगम बनाने के लिए बीजावरण को कमजोर किया जाता है। यह कमजोर कैसे कर सकते हैं, या तो अपन घिसकर, बीजावरण को घिसकर, भौतिक प्रक्रम के द्वारा उसको घिसकर या खुरच देते हैं बीजावरण को, तो वो पारगम्य हो जाता है, जल अंदर जाने लग जाता है। ठीक है, या कुछ रासायनिक अम्लों से उपचरित कर देते हैं जिससे बीजावरण कमजोर हो जाता है। इस क्रिया को खुरचना या स्कैरिफिकेशन कहा जाता है। तो थ्योरी क्या लिखेंगे आप इसकी, बीजावरण को
जल व वायु के प्रवेश को सुगम बनाने हेतु भौतिक या रासायनिक, इसमें भौतिक में यांत्रिक डालना है दोस्तों, यांत्रिक रासायनिक विधियों द्वारा कमजोर करने की प्रक्रिया खुरचना या स्कैरिफिकेशन कहलाती। ठीक है, हम बीजावरण को घिसकर या रासायनिक अम्लों से उसको निक्षालित करके कमजोर कर देते हैं, जिससे जल और वायु का प्रवेश बढ़ जाता है। ये एक भौतिक प्रक्रम है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्त्रीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन। दूसरा पॉइंट आएगा आपके पास स्ट्रेटिफिकेशन, हिंदी में बोलेंगे इसको स्तरीकरण, और इंग्लिश में बोला जाता है STRATI, स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बीज को एकांतरित रूप से उच्च और निम्न ताप पर रखते हैं। एक बार उच्च ताप पे, फिर निम्न ताप पे, फिर उच्च ताप पे, फिर निम्न ताप पे। इससे क्या होता है, बीजावरण कमजोर हो जाता है और जल और वायु का प्रवेश बढ़ जाता है। इस कार्यक्रम को अपन स्तरीकरण कहते हैं। तो क्या आएगा, बीज को एकांतरित उच्च व निम्न ताप पर रखा जाता, इससे बीजावरण की पारगम्यता बढ़ जाती है, तथा निम्न ताप जिब्रेलिक अम्ल के निर्माण को प्रेरित करता, जिससे अंकुरण प्रेरित होता है। तो दोस्तों बात पे ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने जब जिब्रेलिन पढ़ा था तब हमने ये बात कही थी कि जिब्रेलिन बीजांकुरण को प्रेरित करता है, अल्फा एमाइलेज को सक्रिय करके। तो यदि आपने बीज को निम्न ताप से उपचरित किया है तो इसमें जिब्रेलिन का निर्माण हो जाता है, और जिब्रेलिन बीज की प्रक्षुब्धि को तोड़ देता है और बीजांकुरण को प्रेरित कर देता है। तो यह था हमारे पास स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों आपके पास तीसरा पॉइंट है वृद्धि प्रेरकों द्वारा उपचरित कर। देखिए दो हार्मोन है आपके पास, एक तो है सीके साइटोकाइनिन, इसको शॉर्ट में सीके लिखा जाता है, साइटोकाइनिन, और एक होता है आपके पास जिब्रेलिन, जीए जिब्रेलिन। ये दोनों क्या करते हैं, बीजांकुरण को प्रेरित करते हैं। तो इनसे यदि किसी बीज को उपचरित कर दिया जाए तो बीज अंकुरण प्रेरित होता है। तो इनके द्वारा ये अंकुरण को प्रेरित करते हैं, अंकुरण को प्रेरित करते हैं। यदि हम लोग किसी पादप को एबीए से उपचरित करें तो प्रक्षुब्धि बढ़ जाएगी, और इनसे यदि उपचरित किया जाए तो प्रक्षुब्धि टूट जाती। तो इनके द्वारा, इसके अलावा कुछ रसायन है जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है,
ये भी अंकुरण को प्रेरित करता है, अंकुरण को प्रेरित करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था बीजांकुरण। अब बीजांकुरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, उसकी भी बात यहीं पे कर लेते हैं, कुछ बातें चल रही हैं इसलिए ज्यादा अच्छा है कि इसी को यहां पर डिस्कस कर लिया जाए। बीजांकुरण के प्रकार देखो, एक कंडीशन आपके पास ऐसी है कि कोई बीज अंकुरित हो रहा है, ये वाला एक बीज है, ये अंकुरित हो रहा है। ठीक है, इसमें ये बीज जो है ना, ये वाला पार्ट बीज पत्र वाला, ये जमीन के अंदर ही रह जाता है। और एक में क्या होता है, बीज अंकुरित हो रहा है और ये दोनों बीज पत्र ऐसे बाहर निकल आते हैं, ये प्रांकुर होता है और नीचे की तरफ ये मूलांकुर होता है। इस तरीके से इसमें बीज पत्र जमीन से बाहर निकल आते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, भ्रूण जो होता है ना, उसके ये भ्रूणीय अक्ष है ऐसे, और यहां पर दो बीज पत्र लगे होते हैं। मैंने आपको जो है ना उसमें मॉर्फोलॉजी में बताया हुआ है, ये भ्रूण, ये अक्षर, ये बीज पत्र है। इस वाले क्षेत्र का नाम है आपके पास बीज पत्राधार, बीज पत्राधार, और इस वाले का नाम है बीज पत्रोपरिक, बीज पत्रोपरिक, और इन दोनों को बोलेंगे अपन बीज पत्र, और यह है प्रांकुर, और ये वाला भाग है मूलांकुर। तो देखा जाए तो आपके पास एक भ्रूणीय अक्ष चार भागों में बटा होता है, मूलांकुर, बीजपत्राधार, बीजपत्रोपरिक और प्रांकुर, और इसके पार्श्व में बीजपत्र लगे होते हैं। अब जब बीज अंकुरित हो रहा होता है तब इस क्षेत्र का में वृद्धि होती है। कौन से में? इस वाले बीजपत्राधार क्षेत्र में। तो क्या होता है, बीजपत्र बाहर निकल आते हैं, जमीन से बाहर आ जाते हैं। ऐसे को अपन ऊपरी भूमिक, ऊपरी भूमिक अंकुरण कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है एपीजीएल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, केवल बीज पत्रोपरिक क्षेत्र में ग्रोथ होती है। यह आपके पास था भ्रूणीय अक्ष, यह है बीज पत्र, और इस क्षेत्र में वृद्धि हुई तो क्या होगा, केवल प्रांकुर बाहर आएगा, बीज जमीन के अंदर ही रह जाएगा बीज पत्र सहित। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, हाइपोजियल, हाइपोजियल, और हिंदी में बोलते हैं अधोभूमिक, अधोभूमिक अंकुरण। तो दो प्रकार का अंकुरण हो गया। तो इसलिए आपके पास पहला नाम आता है एपीजियल और ऊपरी भूमिक, ऊपरी भूमिक अंकुरण। अंकुरण के दौरान बीज पत्राधार क्षेत्र में दीर्घीकरण के कारण बीज पत्र भूमि की सतह से बाहर निकल आते हैं। एग्जाम्पल इमली। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये था दूसरा पार्ट आता है आपके पास हाइपोजियल और अधोभूमिक। बीजांकुरण के दौरान बीज पत्रोपरिक क्षेत्र में दीर्घीकरण होने से
होने से केवल प्रांकुर भूमि की सतह से ऊपर निकलता है, वह बीजपत्र भूमि में ही बने रहते हैं। एग्जाम्पल, एक बीजपत्री पादप बीज पत्र जमीन में रह जाता। ठीक, तो ये था हमारे पास। सॉरी, इसमें चना रखो ना, ज्यादा अच्छा है। चना जमीन से बाहर नहीं निकलता। तो ये हमारे पास हो गए दो प्रकार का बीजांकुर। तो दोस्तों ये था हमारी प्लांट फिजियोलॉजी। बात यहां आकर पूरी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो है डाउट्स। तो आप लोग कल डाउट्स के साथ तैयार रहें। मिलते हैं हम कल आपके डाउट के साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।